अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वॉइस पे खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शराजी। मुल्क की सियासी मैदान हो या फिर अदालती, दोनों में एक कशीदगी की फ़िज़ा देखने को मिल रही है और ऐसे में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज क्वेटा में थे और वहाँ जो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से ख़िताब किया और उसमें फिर एक बार उन्होंने बड़ी वजाहत से कहा कि जो आइनी तरामीम होने जा रही हैं ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, ये मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब को आइनी अदालत में ले जाने के लिए नहीं है। कोई भी शख्स हो सकता है, गोया कि ये हो सकते हैं या मंसूर अली शाह साहब, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्यों बार बार कहा जाता है कि आइनी अदालतें बनाई जाएँ, वो इसी वजह से कि शायद इससे पहले जब बात होती थी फ़ौजी अदालतों की, वो इसीलिए होती थी कि मौजूदा अदालतें दहशत गर्दों को सज़ा नहीं दे पाती थी और इल्ज़ाम धरा जाता था वकला पे और प्रोसिक्यूशन पे। तो लिहाजा उन्होंने कहा है कि अब आइनी तरामीम होंगी, उसके नतीजे में आइनी अदालतें भी बनेंगी और जब कॉन्स्टिट्यूशन कहेगा कि अदालतें हैं तो फिर आपको मानना पड़ेगा, उससे पीछे आप नहीं हट सकते। और साथ में हमने देखा नाज़रीन कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक तनाव की कैफियत रही, ऐसे में कि गुज़श्ता रोज़ जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने रिफ्यूज़ किया एक तरह से जो 63A से मुतल्लिक रिव्यू पटिशन सुनी जा रही है और आज फिर एक नया बेंच तश्कील देने के लिए प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से कहा गया कि वो इसका हिस्सा बने, लेकिन उन्होंने भी इस बेंच का हिस्सा बनने से माजरत की और उसके बाद फिर चीफ जस्टिस काजी फैसल ने नईम अख्तर अगवान को इस बेंच में शामिल किया और उसके बाद इसकी आज बाकायदा समाअत हुई, लेकिन कोई ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाई और तमाम वकला से कहा है कि वो कल तैयारी से आएँ और उनको सुना जाएगा। इस दौरान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर अली ज़फ़र ने इस बेंच की तश्कील और इसके कानूनी होने पे सवालात उठाए और उनसे भी कहा गया कि उनको कल सुना जाएगा। तो नाज़रीन, सूरत हाल अब किस तरफ जा रही है? क्या वाकई ये मामलात बड़ी आसानी से और पुरसुकून तरीके से एड्रेस हो जाएंगे या जिस ख़दशे का इजहार इस वक्त तहरीक इंसाफ कर रही है या फिर जो मौलाना फजल रहमान साहब सवालात उठा रहे हैं वो कितने जायज़ और दुरुस्त हैं? इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयदा शहला रज़ा साहबा, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। उनके साथ मौजूद हैं मियाँ अली सरफराज साहब, आप रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन किया है, और कैसर अहमद शेख साहब वफाकी वज़ीर बराए बहरी अमूर, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। और शहला साहबा, इनफैक्ट गुफ्तगू का आगाज़ आप ही से करते हैं। आज भी बड़ा एक एग्रेसिव पोजीशन ली है चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, लेकिन जो सबसे बड़ा एतराज़ हो रहा है इन तरामीम को लेके वो ये है कि एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने जा रहे हैं, क्योंकि अच्छा खासा इसके अंदर कहा जा रहा है क्योंकि 56 तरामीम हैं। अभी तक मुसवदा किसी ने नहीं देखा कि उसके खदोखाल क्या हैं, उसकी तफसीलात क्या हैं। तो ये मुसवदे को पब्लिक डोमेन में ना लाना, ये कोई ख़ास इसकी वजह है? क्या प्रॉब्लम? अच्छा, देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि चेयरमैन बिलावल अपनी शहीद वालदा का ख्वाब पूरा करना चाहते हैं और COD में कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट्स हैं उनके ऊपर इत्तफाक किया गया। मौलाना फजलुर रहमान भी उसके सिग्नेटरी हैं और बाद में बानी PTI ने भी उसके सिग्नेटरी हैं। तो अब हमारा ये काम है, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम इसको देख रहे हैं और इसको आगे लेकर आ रहे हैं। अब आपने बात की मुसवदे की, और मेरे ख़्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जो कि फ़ौरन जिसने मौलाना साहब से भी वेरी सेकेंड डे जाके कंसेंसस की बात की, और जिस सुबह में असेंबली में ये आना था वो उस दिन भी 5 घंटे चेयरमैन ने मौलाना के साथ गुजारे। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मौलाना साहब जिस पार्लियामेंट का खुद हिस्सा है, जहाँ आके वो अपना पॉलिसी स्टेटमेंट देते हैं, जहाँ पे उनके ख़वातीन और हजरात एज MNA बैठे हुए हैं, जहाँ पे उनके लोगों ने वज़ीर आज़म, सदर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर सब इंतखाबात में हिस्सा लिया है, उसकी बारे में उनको ये बातें नहीं कहनी चाहिए। ये तो उन्होंने उसको पिछली पार्लियामान के बारे में भी कहा करती थी, तस्लीम किया है, उन्होंने उसे तस्लीम किया है।
अब रही बात ये कि जो मैंने मुर्तज़ा वहाब साहब की आखिरी गुफ्तगू सुनी थी, उसमें ये बात हुई थी कि मौलाना की पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों अपने अपने मसवदे शेयर करेंगी। और फिर ये बात की गई थी कि मौलाना साहब जो हैं, अगर उनकी पार्टी को हुकूमत ने जो मुसवदा दिया था उसमें जिस जिस शिक पे, जिस जिस क्लॉज कह दें, आर्टिकल कह दें, जिस जिस पे एतराज़ है वो उसको अमेंड करके हमें दे दे। एक तो वो नहीं आया। अब बात कुछ आर्टिकल्स की थी जिसमें आर्टिकल 8, 51 और 106। आपको पता है कि मैं कानून की तालिबा भी नहीं हूँ, तो मैंने सिर्फ ये गुफ्तगू में से निकाले। तो इस पर जो है वो JUI को एतराज़ था इन तीन पर एतराज़ था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट से बात की और गवर्नमेंट की ये बड़ाई है कि गवर्नमेंट इसको तैयार हो गई कि वो फ़िलहाल हम इसको टेबल नहीं करेंगे अनटिल अनलेस के हम इस पे कंसेंसस डेवलप कर लेंगे। लेकिन शाला साहबा, वो तो मौलाना साहब कहते हैं कि हमें तो इस बात पे हैरानगी है कि खुद पीपल्स पार्टी को इस पे एतराज़ क्यों नहीं था। नहीं, देखें बात ये है कि जब ये हमारे पास आया हमने इस पे बात शुरू की। ठीक है, हम ये समझते हैं कि अगर हमें एतराज़ नहीं भी था फिर भी हम उनसे कंसेंसस डेवलप कर रहे हैं। हमने उनसे जाके ये तो नहीं कहा माने। फिर 199 जो है इस पर एक वर्ड पे JUI को एतराज़ था। उस पर भी जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से बात की, हुकूमत ने कहा कि हम इसको हटा लेते हैं वर्ड को। तो जहाँ पर इतनी ज़्यादा जो है हुकूमत लचक दिखा रही है और हम भी अपना काम कर रहे हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि ये काम हो जाएगा। टाइम का हमारे लिए मसला नहीं है, शख्सियात हमारे लिए मसला नहीं है। इसका मतलब है कि नवंबर में चले जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। देखिए, आज भी चेयरमैन ने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि हमारे लिए ना जस्टिस मंसूर अली शाह मसला है, ना हमारे लिए जो है काजी फाइज ईसा हैं। हम उनमें से नहीं है जो पर्सनालिटीज़ को टारगेट करें कि काजी फाइज ईसा आने वाले हैं, हम उन्हें नहीं समझते, हम उन पे जो है किसी के लिए राह हमवार करें या किसी का रास्ता रोकें, हम जो है उनके खिलाफ रेफरेंस खोल दें। हमें लगे कि आर्मी चीफ हमारे मसले के खिलाफ जो है वो जाएगा, वो तो हम जो है उसकी फैमिली के जो है वो ट्रैवलिंग डाटा निकाल के उसको इधर उधर देना शुरू कर दें कि भाई। तो हम ये नहीं करते और ये कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कानून वही होता है जो तमाम कौम के लिए, मिसाल के तौर पर एतराज था इन्हें नैब की अमेंडमेंट्स पे और बानी PTI खुद गए, लेकिन जैसे ही वो रिजेक्ट हुई बेनिफिशरी वो खुद हुए। तो ये कानून वो होता है जो इंसाफ करे जब उसको हाथ में लिया जाए। मियां साहब, ये आप ही की तरफ आप उछाल रहे हैं सारे मामले को, और ये बात तो दुरुस्त है कि जब नैब के मामलात को ठीक करने की कोशिश की गई तो आप नैब के डिफेंस में आ गए, फिर उसके बाद नैब जो आपके साथ कर रहा है वो भी दुनिया देख रही है। तो सर, ये क्या होता है कि कोई अगर मुखालिफ भी आपका इनिशिएटिव अच्छा रहे तो आप उसको इसलिए रद्द कर देते हैं क्योंकि आपका मुखालिफ ले रहा है? तो अच्छा इकदाम तो कोई भी कर सकता है, तो सर उसको सपोर्ट करना चाहिए ना। पार्लियामान तो इसीलिए है कि वहाँ पे कॉन्सेंसस के साथ चीज़ों को एड्रेस किया जाए, बट यहाँ पे लगता है कि जो पॉलिटिकल राइवलरी है वो आखिर पे प्रिवेल करती है, वही ड्राइव कर रही होती है आप लोगों को। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जनाब, मेरी बहन शैला रज़ा साहिबा ने यहाँ जो बात मेरे से बात कर रहे थे, मैं शुरू करूँ? आई एम सॉरी। जी, मैं मियां अली सरफराज साहब से सवाल था सर। शेख साहब आपकी तरफ आते हैं, जरा मैं PTI का मौक़िफ़ ले लूँ इस पे। ठीक जी। अच्छा जनाब, गुजारिश ये है जी कि शैला रज़ा साहिबा ने बिलावल जरदारी साहब का भी कहा कि जी वो कहते हैं कि जी हम तो किसी पर्सन स्पेसिफिक कोई कानून नहीं बनाते। मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि ये कहते हैं कि ये जो कानून इस वक्त बनाने की इनको ज़रूरत पड़ी है, और जो ये शहजाद शौकत साहब बड़े रिस्पॉन्सिबल वकील लगते थे मुझे वैसे समझ नहीं आई कि इस किस्म की इनको नज़रसानी अपील करने की क्या ज़रूरत महसूस आई इस मौके पे, कि जिसके नतीजे में ये समझते हैं कि ये दूसरी बात जो कर रहे हैं ना कि जी हमारा नंबर्स का मसला नहीं, इनका नंबर्स का मसला इसलिए नहीं है बकौल बिलावल साहब के कि ये जब ये नज़रसानी कर लेंगे और ये 63A को भी नज़रसानी हो जाएगी, उसके बाद किसी भी शख्स का वोट कहीं पे भी डाला जा सकेगा। हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो खुलेआम की जा सकेगी। PTI के मेंबर्स लाइक मी जो कि डिक्लेयर्ड PTI के MNAs हैं बाय द इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के तहत,
उन सारों के घरों पे छापे मारे जा सकते हैं, उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, उनके बीवी बच्चों को उठाया जा सकता है। इस मुल्क में जिस तरह जो ये जुडिशरी के साथ हो रहा है, इसकी मिसाल हमने तो दुनिया में कभी नहीं देखी। और इतनी ब्लेटेंट, मौलाना साहब ने जो बयान दिया था ना, वो बिल्कुल ठीक था कि जी ये जो असेंबली है, इसके पास ये मैंडेट नहीं है ये फॉर्म 47 की असेंबली कितनी बड़ी बड़ी ये तरमीम की जाए और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही रीराइट किया जाए। और आपने आइन के मुसवदे की बात की, आज तक रो रहे हैं मुसवदा रिटर्न फॉर्म में एक दफा असेंबली में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। अगर वैसे किसी ने किसी के मोबाइल फोन में से कॉपी कर लिया हो और पढ़ लिया हो वहां तक तो वो बात ठीक है। बाकी रह गई ये जो सुप्रीम कोर्ट की नजरसानी की, लेकिन मियां साहब पे सवाल ये भी उठता है ना सर, मियां साहब एक छोटा ज़िमनी सवाल, जब आपने मुसवदा देखा नहीं है तो फिर उसको आप कैसे कह रहे हैं कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हो रही हैं, कुछ ऐसा हो रहा है कि जिसमें स्पेसिफिक चीजें की जा रही, तो फिर किस बुनियाद पे? सर मैंने देख लिया है। मैंने कहा कि हुकूमत की जिम्मेदारी थी उसको प्रॉपरली रिटर्न फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करने की टू ईच एंड एवरी एमएनए एंड सेनेटर। अंधे बोलों की तरह पहले तो ये तो एक दफा तो इनकी ये जो इन्होंने टेबल किया था वो नाकाम हो गया। अगर ये उसी दिन कामयाब हो जाते तो तब तक तो ये सारों को अनपढ़ों की तरह एक दीवार के साथ लगा रहे थे। किसी के पास उस वक्त तक मुसवदा था ही नहीं। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि हर मौके पर ये नाकाम हो गए और वो मामला अभी तक लटका हुआ है, वरना ये तो पास कराऊ तो उस दिन रात को। और जिस तरीके से मेरी गुजारिश सुन लीजिए ना जी। और ये जो बेंच तश्कील किया गया था, बात ये नहीं, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आता है, उस ऑर्डिनेंस में क्लियरली लिखा जाता है कि फायज ईसा साहब के साथ एक प्यूनी जज उस कमेटी का हिस्सा होंगे जो बेंच तश्कील देगी। इतनी क्या मुसीबत पड़ी हुई है कि इतने इलीगल काम हो रहे हैं जस्ट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ वन पर्सन। ये एक आदमी के लिए इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली और उनकी फैमिलीज को सूली पे चढ़ाया जा रहा है। क्या जरूरत क्या थी इस 63 को छेड़ने की? उसमें मंसूर इरशाद, उसमें जो यही कहा गया था ना पहले, उसकी जो क्लैरिफिकेशन थी कि वोट काउंट नहीं हो सकेगा तो हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रोकने की बात ही थी ना। आप उसकी आज क्यों छुट्टी देना चाहते हैं? किसके इंटरेस्ट में है ये जो? और ये जो ऑर्डिनेंस वाली बात की ना, मैं जरा कैसा शेख साहब क्योंकि वफाकी वजीर बैठे ना, उनसे पूछते ना सर कि जब कोई हंगामी हालात नहीं थे, खुद काजी फैसल साहब का कई मौक़ों पर यह फरमाना है कि जो ऑर्डिनेंस है ये तो हंगामी हालात में सर इनका इजरा होता है, उससे अगर पार्लियामान मौजूद है आप बुला सकते थे, कोई कानून बनाना है आप उसको रिविज़िट करना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को रिविज़िट कर रहे थे तो इलेक्शन एक्ट को या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को आपने अगर रिविज़िट करना था तो कब बुला लेते सर, वहाँ पे बिल लेके आते, बट ऑर्डिनेंस की ज़रूरत क्या थी? और मोर इम्पॉर्टेंटली सर ये मौलाना साहब जो एतराज़ उठा रहे हैं, गोया कि अभी तक फॉर्म 47, 45 का कोई मामला हल नहीं हुआ, मखसूस नशिस्तें अभी तक वो मसला तय नहीं हो पाया। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सेनेट के इलेक्शन गोया कि अपर हाउस कहते हैं मुकम्मल नहीं है। सर इसको थोड़ा सा आगे ले जाना शेख साहब, ताकि लोगों को इत्मीनान हो कि पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, नवंबर में हो जाए, दिसंबर में तरमीम हो जाए। ये ज़रूरी है कि अक्टूबर में करनी है हमने? ये कहीं भी नहीं आया। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिरादी साहब किसी वक्त तो होनी है, जब भी होंगी आप कहेंगे फलां वक्त में क्यों हो रही है, फलां नहीं हो रही, किसी सर तुझे कुछ मशवरा दो ना। तो बात ये है कि अगर पार्लियामेंट का ये भी उससे ले लिया जाए, ये जो उसका हक है कि भाई हम जो इलेक्ट होके आते हैं, और ये अगर ये हक भी हमारा नहीं है कि मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी दोनों हाउसेज की अगर हो और कोई वो तब्दीली करना चाहे तो वो तो एक बेसिक राइट है ना। नहीं तो फिर पार्लियामेंट का मकसद क्या रह जाएगा? कोई मकसद नहीं। अब ये कहा जाए कि इस वक्त में कर सकते हैं, उस वक्त में, जिस वक्त मेजॉरिटी ऑफ MNAs और मेजॉरिटी ऑफ हमारे जो है सेनेटर, वो मेजॉरिटी तो सर अभी नहीं बनी ना सर, किधर बनी है सर? कोई काउंट आपके पास है कि आप 2/3 मेजॉरिटी कौमी असेंबली और सेनेट में है? नहीं, अगर नहीं बनेगी तो हम नहीं करेंगे। ये तो बड़ा आसान है। मैं तो हैरान हूँ, हम कब कह रहे हैं कि हम इस तरह कर लेंगे अगर मेजॉरिटी हमसे और आप और सर आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये उम्मीद रखूँ कि जो आप जैसे पार्लियामेंटेरियन है फ्लोर क्रॉसिंग को भी कंडेम करेंगे कि किसी और जमात की मदद से ऐसी कोई अमेंडमेंट नहीं लानी चाहिए। देखिए मेरी बात है, जो भी कानून और आइन में है उसको मैं अगर उसकी खिलाफ वर्जी होगी तो मैं कंडेम करूँगा। जो कानून और आइन में इजाज़त है, देखिए मेरी बात हो, दुनिया की हर पार्लियामेंट में
जो राय होती है वो उसकी इजाज़त। ये तो एक अनोखी बात है पाकिस्तान में। मुझे ये समझाइए कि चंद मौके ऐसे हैं जैसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है या जो वोट है जो फाइनेंस बिल है, फाइनेंस बिल है, ये 2-3 मौके हैं। वैसे अगर भी राइट ले लें, अगर मेरा ये राइट ही नहीं है, मैं इलेक्ट होके आता हूँ और मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो फिर क्यों आप पार्लियामेंट को ख़त्म? दुनिया के हर जगह आप देख लें, यूके में क्या है जो पार्लियामेंट की आपकी आप जहाँ से ब्रिटिश आपने सारा लिया है वहाँ से। सर जब जनरल बाजवा के एक्सटेंशन का बिल आया था तो सर रजा रब्बानी जैसी अजीम पार्लियामेंटेरियन ने रोते हुए अपनी पार्टी के कहने पे सर वोट दिया था, डिसेंट नहीं कर पाए थे सर वो, तो उधर तो उनका दिल नहीं था कि वो वोट करते, लेकिन किया उन्होंने। हाँ, तो मैं कह तो रहा हूँ कि राइट होना चाहिए, उन्होंने किया। आप मेरी बात को आप तो एंडोर्स कर रहे हैं, ये राइट तो हर अगेंस्ट नहीं गए, उनका दिल नहीं था, उन्होंने कहा कि पार्टी कह रही तो क्या करूँ, अब करना पड़ेगा, वो उनकी मर्जी है। देखिए, लेकिन अगर पार्टी कहे भी और मुझे एहसास हो कि ये ठीक नहीं है, तो मेरा राइट है कि मैं उसकी मुझे इसका मैंने तो आपका 2-3 मौके हैं और वो भी हमने अमेंडमेंट कराई है। ये दुनिया की पूरी पार्लियामेंटों में है, कुल हर असम्बलियों में है, किस जगह नहीं है? मुझे ये बताइए, ये राइट के उसका अपनी और मुख्तलिफ गिनती होती रहती है, तो ये तो एक नई बात है जो की जा रही है। अगर 2/3 मेजॉरिटी बेहतर समझेगी तो तब और वो ये पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात होगी तो फेवर में ही होगी ना। हम लोगों जो मेजॉरिटी 2/3 दोनों हाउसेज की, मतलब आपका ये कि नीयत पे शक न किया जाए, नीयत हुकूमत की बड़ी अच्छी है और उससे अवामी फलाह मकसूद है। छोड़ के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। शैला साहबा, अगर ऐसा है तो मुझे ये बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 63A के नीचे लिखने की क्या ज़रूरत थी कि आप पार्टी हिदायत से हट के जब आप वोट करेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई होंगे। बड़ा अच्छा है आप डिसेंट कर रहे हैं अपनी पार्टी की आदत से। अच्छा, देखिए बात यह है कि ये फैसला आया 7 तारीख और जून 2023 को, 2.25 साल हो गए, इसका रिव्यू नहीं सुना गया। वो तो बिल्कुल ठीक है। नहीं, मेरी बात सुनिए, ये बहुत अहम शिक है। अगर आप इस शिक को ख़त्म करते हैं तो इसका मतलब है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे भी सवाल उठता है कि वो फिर आ ही नहीं सकता। जब आपसे इसका रिव्यू मांगा गया तो सब अपनी अपनी चीज़ें बोरिया बिस्तर समेट के इधर उधर हो गए। तो ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी, इसकी वजह से परवेज़ इलाही साहब बगैर इलेक्शन हुए जो है वो वजीर आला बन गए। ये आइन ये कहता है कि अगर अपने पार्लियामेंट्री लीडर के कहने पे आपने वोट नहीं दिया तो जब पार्लियामेंट्री लीडर ये महसूस करेगा कि आपने उसके कहने पे वोट नहीं दिया, वो जो है वो स्पीकर से कहेगा, स्पीकर इसको भेजेगा इलेक्शन कमीशन और फिर वो आपको वजाहत के लिए बुलाएंगे और आप वहाँ पे वजाहत करेंगे कि आप एक मुंतखब नुमाइंदे से राइट ऑफ वोट ले रहे हैं। अगर वो गिल्टी साबित होगा तो फिर वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में दोबारा जाएगा और इलेक्शन लड़ेगा कि आपने मुझे इस पार्टी के साथ कहा था लेकिन ये मसला था मैंने छोड़ दिया। तो ये एक तरीका है और ये आईनी तरीका है। इसके बजाय ये रीराइट किया गया। उस वक्त सारे लोगों ने कहा कि ये रीराइट किया गया है, बाहर हो चाहे कुछ हो, कि वोट भी डालेगा और गिना भी नहीं जाएगा। भाई जब इसका रिव्यू था तो आपने 2.25 साल हमें इंतजार क्यों कराया? आप रिव्यू में बैठ जाते पांचों के पांचों। जब 62(1)(f को एक्सप्लेन किया था इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने और मियां साहब ताहयात नायल हुए थे, उस वक्त भी तो रीराइट किया था, बट उस वक्त तो बाकी जमातें क्लैपिंग कर रही थी। देखिए कौन सा अच्छा हुआ था, मैं ये कह रही हूँ ना कि गलत हुआ। इस सुप्रीम कोर्ट ने तो लेजिटिमाइज परवेज मुशर्रफ को भी किया था वर्दी समेत कि आप 3 साल तक आइन का हुलिया बिगाड़ते रहे। तो जो गलतियां होती रही हैं उन पे मजीद गलती करी जाए या कहीं से सुधार किया जाए। लेकिन पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही थी। ऑडियो लीक को कभी नहीं सुना हम ख्याल लोगों ने, क्योंकि उसमें अपने लोग फंसते थे, अपनी खवातीन की आवाजें आती थी कि कमबख्त माशाल्लाह नहीं लगाते। तो अब जब ये इसके रिव्यू में जा रहे हैं तो एक मतलब मुनीब अख्तर साहब ने किसी को मुखातिब नहीं किया अपने खत में। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आर्टिकल 189 है, 189 जिसके तहत आप जो है ऑर्डिनेंस लाते हैं
ऑर्डिनेंस में इमरजेंसी सिचुएशन पे बात की गई है कि लाया जा सकता है। आइन में कहीं जिक्र नहीं है कि आप उनको साबित करें कि ये इमरजेंसी है या नहीं है। अगर ऐसा होता तो इनके पास तो सारी ताकत थी, एक फोन पे इनके बिल पास करने के लिए लोगों को फोन किए जाते थे, लेकिन इन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगा रखी थी। तो अब ये 189 जब आ गया तो कानून है, ये कानून को आपको मानना पड़ेगा और उसके तहत ही ये कमेटी बनी है। आपने उसमें एक अननोन शख्सियत के नाम खत लिख दिया, तो ये मुझे आर्टिकल बता दें सरफराज साहब, आप बता दें, कोई बता दें जिसमें ये है कि सेम मेंबर होने चाहिए, ठीक है। और अब सुप्रीम कोर्ट अपना काम नहीं रोक सकती। इससे पहले भी लोग जो है वो छोड़ के गए हैं, इससे पहले भी लोग छोड़ कर गए हैं और बेंच को कहा कि इनके बगैर ही चलेगी। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है इसको लटकाया हुआ था तो उस वक्त भी काजी फैज ईसा ने कहा था कि या तो इसको एक साइड कर दो वरना मैं इस लटकी हुई पोजीशन पे नहीं बैठूंगा। तो अब ये है, आपको मौका मिला है, कल आपके लॉयर जो हैं बानी पीटीआई के वो अपने दलाइल देंगे, तो हर चीज सामने आ रही है। मियां साहब वो कहते हैं ना जी, आप प्रोसेस को रोक तो नहीं सकते ना। अपने दौर में एक दिन में आप 8 ऑर्डिनेंस जारी करते थे, अब एक हुआ तो 20 मिनट में 54 बिल पास किए थे। मेरी बड़ी बहन है जी, बहुत काबिल एहतराम है। मेरा सवाल एक पहले भी किया था, मेरे ख्याल में किसी ने सुना ही नहीं। मेरा सवाल बड़ा सिंपल है। ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, उस ऑर्डिनेंस की भी खिलाफ वर्जी हो रही है। उस ऑर्डिनेंस में कहा जाता है कि जो कमेटी बनेगी शामिल रहूंगा, लेकिन आप बेंच जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा था कि आप हम उन्होंने रिक्यूज नहीं किया है, उन्होंने कहा है कि आप इसको ऑर्डिनेंस के मुताबिक आप दोबारा बेंच बनाएं। ऑर्डिनेंस में आपको फिर जब आपने ऑर्डिनेंस निकाला है ना, मेरे ख्याल में ज्यादा उजलत में निकाल दिया है। उसमें आपने ये नहीं लिखा कि अगर प्यूनी जज ना हो तो फिर क्या होगा। आपको ऑर्डिनेंस रीराइट करने की जरूरत है। उसमें प्रोसीजर ही एक्सप्लेन नहीं किया हुआ प्रॉपर ऑर्डिनेंस में, इतनी जल्दबाजी में बना हुआ ऑर्डिनेंस है। उसमें यही नहीं बताना भूल गए हैं कि अगर आपने प्यूनी जज बीच में नहीं बिठाया तो फिर उस सूरत में आप कैसे तश्कील देंगे। बेंच ही बताती हूँ, ऑर्डिनेंस को एक्सप्लेन सुप्रीम कोर्ट ने करना है, मैं बात करना चाहती हूँ इस पे। सर इससे जरूर मैं जाऊंगा, लेकिन साथ में हुकूमत के भी नुमाइंदे बैठे हैं अगर आप जो हैं, बट कैसर शेख साहब भी हैं। वो सर कह रहे हैं कि प्यूनी जज बैठ नहीं रहा, काजी साहब खुद डिसीजन ले रहे हैं। फिर मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि जी कहीं पहले अंडरस्टैंडिंग थी कि अगर ये केस सुना भी जाएगा तो उसकी बेंच की सरबराही मंसूर अली शाह साहब करेंगे, बट खुद काजी साहब आके बैठ गए और बाद नजर में रख रहे हैं कि इस केस का जब फैसला आएगा तो उसके बेनिफिशियरी भी मुनीब अख्तर साहब खुद आए क्यों नहीं, एक गुमनाम खत लिखा जी बिल्कुल ऐसे आना चाहिए था। आप उनकी जगह नया जज ये कैसर शेख साहब इनफैक्ट उन्होंने कहा है कि सर कल बिल्कुल आपका नुक्ता आ गया। मियां साहब नुक्ता आपका आ गया, बात नहीं है कि वो इस खत को मेरी आखिरी तहरीर समझ। मियां साहब आपका नुक्ता आ गया ना, जरा कैसर शेख साहब से लास्ट मिनट हम जरा उनसे जवाब तो ले लेना। सर कैसर शेख साहब, कल की कार्रवाई भी असूलन उसके भी ऑर्डर जारी किया गया। सर उस बेंच के अंदर एक जज ने ना तो रिक्यूज किया, वो निकला नहीं है, बाहर नहीं गए, ना बेंच टूटा ना कार्रवाई, बट ऑर्डर जारी हुआ। तो सर कुछ तो बातें ऐसी हैं जो बड़ी हम कह सकते हैं कि काबिल एतराज़ है और उनको नोटिस करना चाहिए था काजी साहब को। तो इतनी उजरत वहाँ पे क्यों दिखाई जा रही है और तमाम एतराज़ात को इग्नोर किया जा रहा है? नहीं देखिए, ये तो आपके सामने जो कार्रवाई हो रही है मुझे समझ नहीं आ रही। एक जज और दूसरे जज, ये इस किस्म का तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी देखा ही नहीं है। ये मामला तो ये जो ओपनली एक दूसरे की इख्तलाफ हो रहा है, तो ये जजों में कंसेंसस हमेशा रहा है और कम अज़ कम इख्तलाफ राय तो होती है उसमें अपनी जगह पे। लेकिन ये कहना कि मैं बेंच में ही नहीं बैठता या किसी को नहीं बिठाया जाता, तो ये किस किस्म की बातें हैं? ये तो बातें नहीं हमारे लिए पाकिस्तान की तारीख़ में तो ये अनहोनी बातें हैं। पहले तो कभी नहीं ऐसा हुआ
कि कोई जज कहता है कि मैं लेकिन सर उमर अता बंदियाल साहब के बेंच से काजी फजल साहब और अमीनुद्दीन खान साहब उठ के चले गए थे एक साल पहले। रिव्यू नहीं हुआ था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को लटकाया हुआ था, लटकी हुई पोजीशन पे अगर होगा तो नहीं होगा। और देखिए मुनीब अख्तर साहब का बिल्कुल वही लगा जैसे शहजाद चौधरी एक दिन पहले बताते थे किस किस पे मुकदमा होगा। एक फीलर आ गया कि वो नहीं आएंगे, उन्हें बेंच में आके रिफ्यूज करना चाहिए था। अगर लिखा भी था तो उसमें एड्रेस तो करते किसके नाम लिखा है, और सुप्रीम कोर्ट को रोका नहीं जा सकता। शेख साहब प्लीज अपना आप आंसर मुकम्मल कीजिएगा इससे पहले। जी मैम शैला रज़ा साहब बात सही बात कर रही हैं। देखिए ये हम अगर हमारी सुप्रीम कोर्ट में भी इस किस्म की रिफ्ट रही, आपस में इख्तलाफात, तो पहले इख्तलाफ राय का तो उनका राइट है, लेकिन इस तरह की जो रिफ्ट आप देख रहे हैं हमारी पार्लियामेंट में तो ये रोज़ होता ही है, आपस में हम गुत्थम गुत्था हैं। लेकिन ये अगर सुप्रीम कोर्ट का भी बन जाएगा तो कहाँ फैसले होंगे और किस तरह होंगे। तो हम सबको चाहिए कि कहीं ना कहीं मुतफ़िका तौर पे एक अपना बनाए ना कोई ऐसा चार्टर करें, आपस में फैसले करें कि जहाँ इख्तलाफ खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं, पब्लिक के सामने बातें आ रही है, अगर करना है तो अपने इन हाउस बातें करें ना। ये बातें लोगों के पास तो नहीं आने वाली कि कौन से जज साहब को शामिल किया जा रहा है, कौन सा जज क्यों नहीं तशरीफ़ ला रहे। तो मैं समझ ना ही हमें ज़्यादा इस पर कमेंट करने चाहिए कि हमारे लिए तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी बहुत अहमियत है और उन्होंने फैसले करने हैं और उनके फैसलों को माना जाना है। लेकिन ये अगर नए आइन को लिखा जाएगा तो फिर तो क्या होगा, ये तो कहीं कोई फैसला ही नहीं कोई इदारा कर सकेगा। हर इदारे को तो आपने देख ही लिया, मैंने क्योंकि मियाँ साहब की तो बात सुनी नहीं है, लेकिन किसी एक इदारे को इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन को माना नहीं जा रहा। आर्मी चीफ पे भी वहाँ भी बातें हो रही हैं, हमारे यहाँ चीफ जस्टिस के बारे में भी बातें हो रही हैं। और वैसे ही आप ये देखते हैं कि असम्बली को तो पहले कहते हैं कि ये जली असम्बली है, और लोग तो हम सब जो हैं वो चोर डाकू हैं। और कभी भी IMF देखें ना, ये बेहतरीन जो मईशत का इजहार हो रहा है, रिकवरी हो रही है, बेहतरी हो रही है। पहली बार 44 माह बाद महंगाई में जो मेन प्रॉब्लम था ना, हम जाते हैं, हम इलेक्शन लड़ने जाते हैं तो लोगों को यही वादे करते हैं ना कि महंगाई कम करेंगे, हम रोज़गार का हालात बेहतर करेंगे। तो जब बेहतरी हो रही है तो उसमें रोड़े अटकाए जा रहे हैं। और ये काम करने दें किसी पार्टी। शेख साहब एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, हमारा टाइम चेक है सर, छोड़ के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद शैला साहबा। इनफैक्ट अब ये जो कहा जा रहा है कि एक तो हाउस मुकम्मल नहीं है, ये एतराज़ कितना दुरुस्त है। फिर साथ में कुछ अभी इश्यूज़ हैं मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक जो अभी तय होने हैं, तो थोड़ा सा इन इश्यूज़ को अगर सेटल कर लिया जाए और उसके बाद इस तरफ जाया जाए। और फिर मोर इम्पॉर्टेंटली इस वक्त तहरीक इंसाफ 1280 नशिस्तों के साथ पार्लियामान में मौजूद, एक सूबे के अंदर 2/3 के साथ उनकी हुकूमत है, उस जमात को एंगेज ही नहीं किया जा रहा। तो इसके पीछे क्या बात यह है कि वो खुद एंगेज नहीं होना चाहती। अभी ड्राइविंग सीट पे तो आप हैं ना। एक मिनट अभी उन्होंने वो अपनी गलतियां देखें। अभी जब ये बात चली कि बैरिस्टर गौहर को बुज़दिल कहा गया, उन्होंने कहा नहीं कहा गया, तो उन्होंने कहा जब हमारी पार्टी में इलेक्शन होने वाला होता है तो ये होता है। तो बात वहीं पहुंच गई जहां से चली थी कि आपकी पार्टी का इलेक्शन का मसला था, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। हम नहीं चाहते कि किसी पार्टी के साथ इस तरह हो, तो हम तो उन्हें एंगेज करना चाह रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं हम 10 गोलियां मारेंगे अगर एक मारी गई। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सैटरडे को जो इन्होंने मुजाहरा किया था पिंडी में, उसमें कितनी कैजुअल्टीज़ हुई, कितने लोग हॉस्पिटल आए गन शॉट के, और कितने पुलिस वाले ज़ख्मी होकर पहुँचे। तो इस तरह का वो तो कहते हैं जमहूरी हक का एहतजाज हमारा, आप दफा 144 लगा लेते हैं, कंटेनर खड़े कर देते हैं, आंसू गैस चलाते हैं। देखिए सिंध में भी हो रहा है, सिंध में भी करते हैं। मैं तो समझती हूँ कि जो आइन और कानून के दायरे में इनके राइट्स हैं वो इन्हें मिलने चाहिए। इस तरह से दरमियान में रुकावटें नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक जो पीसफुल जो है असेंबली की बात हुई और जो एक कानून बना कि रेड जोन के अंदर या इस्लामाबाद के अंदर, तो वो इस पे एग्री करके गए
उसकी तमाम शकों पे अग्री किया है। उसके बाद वो जलसा जो है वो उसमें गंडापुर साहब ने जो कुछ फरमाया, मैं समझती हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान के ही जवाब से मैं सेकंड करूँगी, क्योंकि मैं 15 साल से हमारी हुकूमत है, मैंने कभी अपने वजीर आला को इस तरह से नहीं देखा। यहाँ तक हुआ कि हमारे इस सूबे में हमारे वजीर आला को कोर्ट से फ़ोन आया और कहा कि 2 घंटे के अंदर आप कोर्ट में हाजिर हो जाएं। और हुए वो भी हुए, उनके साथ हम भी गए। और हमारे मिनिस्टर का केस नहीं लगा हुआ था, लेकिन जब हम वापस आने लगे तो सईद गनी साहब हमारे मिनिस्टर को कहा आप कहाँ जा रहे हैं, आप भी रुके भी, आपसे भी कुछ बात करनी है। तो हम ये सब करते आए, हम ये समझते, मैं दोबारा एक दफ़ा कह रही हूँ, देखिए शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो को मालूम था कि आइन के साथ क्या किया जा रहा है, उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा, लेकिन वो माय लॉर्ड कहते हुए चढ़ गए फांसी पे। आज 44 साल के बाद पता चला है दहशतगर्दी के हमारी अदालतें एड्रेस नहीं कर सकती, मोहतरमा के मुकदमे को आप देख सकते हैं, इसके अलावा और भी। तो ये एक बात है, इसको हमने मौलाना के सामने रख दिया है। इसके अलावा भी हमने असेंबली में चेयरमैन के कहने पर कॉन्स्टिट्यूशनल एक कमेटी बनाई गई है जिसमें तमाम लोग हैं, और ऐसा नहीं हो सकता। देखिए कोई भी मुसव्वदा जो है जब तक गवर्नमेंट की पार्टी अपने कैबिनेट से पास नहीं कराती उससे पहले पब्लिक नहीं हो सकता। पॉइंट तो इसको हमें इसी तरह लेना चाहिए। अब यहाँ तक बात आ गई है कि कैनाबिस की कल्टीवेशन, उसकी यूटिलाइजेशन, उसकी चीज़ों पे जब अमेंडमेंट बिल आया तो इन्होंने उस पर भी नो ही किया। जी मियां अली सरफराज साहब, सर वो कह रहे हैं कि जी आपने मामलात को बिगाड़ना ही है, वो आपके चीफ मिनिस्टर हों, फिर आज बैरिस्टर अली जफर साहब कह रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर अदालती बहरान शुरू हो गया है। सर अदालतें मेरी गैर मौजूदगी में बातें काफी सारी होगी। मुझे अब अगर आप 5 मिनट दे दे तो मैं 1 बाय 1। पहली तो बात है जी, मैं जरा थोड़ा सा यहाँ पे हिस्ट्री को याद कराना चाहूंगा। जुल्फकार अली भुट्टो साहब की ये बात करती हैं कि जी वो माय लॉर्ड कहते कहते फांसी चढ़ गए। वैसे नून लीग वाले माय लॉर्ड कहते कहते सुप्रीम कोर्ट की दीवार पे चढ़ के माय लॉर्ड आपकी ऐसी की तैसी भी कहते रहे और हम वो सुनते रहे। और ये इस वक्त वजीर आजम जो है वो शहबाज शरीफ साहब हैं। पीपल्स पार्टी वालों को तो वैसे मैं हैरान हूँ कि ये किस तरीके से किस कानून में जिस आइन का ये हमेशा क्रेडिट लेते हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने वो आइन बनाया और इस मुल्क को दिया। उस आइन का बेड़ा गर्क करने में पीपल्स पार्टी पूरा अपना हिस्सा अदा कर रही है। बार बार ये हुकूमती मेंबरान ये कहते रहे कि 2/3 अगर बिलावल साहब भी आज कह रहे थे, मुझे थोड़ा सा मौका दे जी। अब मैंने सबकी बात सुनी, मुझे प्लीज थोड़ा सा मौका दे दीजिए। जी जी हम सुन रहे हैं आपको सर, सुन रहे हैं हम आपको। बिलावल साहब ने कहा जी कि हमें अगर 2/3 अगर हो, 2/3 कहाँ है इनके पास। और ये बात करते हैं, हमारे कानून में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि कुछ मामलात के ऊपर जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी हैं, फाइनेंस बिल भी है, इन चीजों के ऊपर और स्पीकर का इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, इनके अंदर आप अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाके वोट नहीं डाल सकते और उसमें आप डिस्क्वालीफाई भी होंगे 63A के अंदर। अगर उसकी वजाहत सिर्फ ये कर दी गई थी तो वो हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए कर दी गई थी कि वोट काउंट नहीं होगा। अब मैं बताता हूँ कि ये किस तमाशे को एंजॉय कर रही है इस वक्त हुकूमत। मैं एक पीटीआई का मेंबर हूँ, ये आप बात जरा गौर से सुनने वाली है। मैं डिक्लेयर्ड हूँ पीटीआई का। इस फस्तायत के दौर पे मेरे घर पे रोज अटैक होता है, मेरे बच्चों को थ्रेट हो रहा है, मुझे थ्रेट हो रहा है। मेरी सिर्फ एक ही सेविंग ग्रेस है कि मेरा वोट काउंट ही नहीं हो सकता, इसलिए मुझे थ्रेट भी नहीं कर सकते, मुझे उठा भी नहीं सकते, मुझे जलील भी नहीं कर सकते। ये अपने फेलो मेंबर्स के घर वालों तक को, उनकी फैमिलीज को खतरे में डाल के एक शख्स की एक्सटेंशन और अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की खातिर ये सारा तमाशा लगा रही है। सारी ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे, सारी हुकूमती जमातें, इनको कोई ख्याल नहीं है इनके घर। क्या सर शेख साहब सर ये जो सर मेरी गुजारिश ह्यूमन राइट्स के वायलेशन तो सर थोड़ा सा मुझे मौका दें। जैसे ही ये ह्यूमन सेगमेंट हमारा कैसे नहीं होगी अगर सुबह सर सिर्फ मुझे जरा सा टाइम चाहिए। ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कैसे नहीं होगी अगर कल ये इजाजत दे दी जाए। जी सर इसको तो सर एड्रेस करें ना सर। घरों से उठाया जाएगा सर। पीटीआई जलसे करती है, आप इजाजत नहीं देते, दफा 144 लगा देते हैं, शेलिंग होती है, रेंजर्स आ जाते हैं सर, उनके घरों पे छापे सर, इनको तो एड्रेस किया जा सकता है। इफ्तिखार शिराजी मैं आपको बताऊं, मैं एक बार टोक्यो की आपको मिसाल दूं, गिरजा में टोक्यो में था, वहाँ एहतजाज हो रहा था। वहाँ देखा मैंने कि रेड जो है ना लाइट हुई तो वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे सारे रुक गए। और वो इस तरह ऑर्गेनाइज हमारे कौम में, हम अपने आप को जो चीज़ रास्ते में आती है
उसको ख़त्म कर देते हैं, उसको बर्बाद कर देते हैं। भाई जलसा करना है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू देना है अपना। ये किस किस्म के जो बातें की हैं जो चीफ मिनिस्टर साहब ने, अब बताइए ये बात करने वाली किस तरह के तरीक़ाकार से बात करें, और जो आपने तय किया था उसके मुताबिक आप जलसे नहीं करते। इस तरह तो फिर कोई निज़ाम बनेगा ही नहीं। ये थोड़ी है कि आप दूसरों के राइट को भी ख़त्म कर दें। आपको राइट है आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू का ये तो नहीं है कि हर किसी को आप वहाँ पे दुश्मनाम तराजी करें और इस तरह के मामलात करें। एक तो ये इससे क्या होगा, ये तो कोई भी फिर जलसे नहीं कर सकेगा। देखिए हर एक को हमें एक डेकोरम बनाना पड़ेगा, तरीक़ाकार बनाना पड़ेगा। आप करें करते रहें, लेकिन आप हर चीज़ को फलांग जाएं और कहें ना कोई टाइम की पाबंदी है, ना कोई है कि जगह जहाँ डेजिग्नेट हुई है उसकी पाबंदी का। तो ये कोई मकसद ये है कि हम करें, हमारे भाई हैं, हमारा पीटीआई जो है इलेक्टेड लोग हैं और आए जो तय हो उसको फॉलो किया जाए। एक छोटा सा ब्रेक, मैं एक छोटा सा ब्रेक से जब वापस आऊंगा तो आपको मौका मिलेगा सर अपने पॉइंट ऑफ व्यू देने के। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार खुश आमदेद। कैसर साहब, बतौर एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन सर, हम सो आपसे यही सवाल करेंगे कि बहरहाल तहरीक इंसाफ एक हकीकत है, सुप्रीम कोर्ट भी इस मुल्क की ये कह रही है, पार्लियामान में भी मौजूद है सर, तो उन्हें भी मुतमईन कर लें तो इसमें क्या हर्ज है, एंगेज किया जाए, उनके साथ बैठा जाए ताकि उनको भी ये इत्मीनान हो कि जो कुछ हो रहा है वो आवाम के मफाद में हो रहा है। तो सर ऐसी कुछ सोच पाई जाती है हुकूमत में, और आने वाले दिनों में कि जब तरामीम कराने जा रहे हैं तो तहरीक इंसाफ को भी एंगेज किया जाएगा? बिल्कुल, ये इफ्तिखार साहब बिल्कुल पीटीआई एक हकीकत है। उन्होंने इलेक्शन में बहुत सी कामयाबियाँ हासिल की हैं और पिछले 11 साल से तो केपीके में तो उनकी हुकूमत है। लेकिन देखिए वो कम अज़ कम, हम तो कह रहे हैं उनसे कि चार्टर ऑफ इकानमी करें, हम तो उनसे हर जगह उनसे बातचीत करें, लेकिन वो तो सिर्फ रुकावटें ही डालने वाले हैं। देखिए ना, मैं आप कह रहे हैं $7.1 बिलियन IMF ने आपको दिया है कि जो प्रोग्राम दिया है, और $1.1 बिलियन तो भेज दिया है उन्होंने, तरसील कर दी है। अब ये बताइए कि आप हमारे यहाँ ग्रोथ हो रही है, आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 82,000 इंडेक्स हो गया है, तो 40,000 इंडेक्स होता था, 82,000 हो गया है। तो इससे लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है ना। बहुत से मिडिल इनकम लोगों की भी इसमें इन्वेस्टमेंट होती है, तो वो फ़ायदा। और फिर पहली बार ये 35 लाख के करीब लोगों ने 30 सितंबर को अपनी असेसमेंट के लिए किया है, और ये डबल है, कभी भी इस तादाद में जो हासिल होता है उससे डबल है। आपका जो रेवेन्यू है ये पिछले साल से इस महीने ये तकरीबन 25% रेवेन्यू ज़्यादा हासिल हुआ है, और हमारा टारगेट पॉजिटिव है। जी 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 बिल्कुल। मैं क्योंकि आपने जाना भी है तो मैं मियाँ साहब को चाहूँगा कि कंक्लूडिंग रिमार्क्स उनकी तरफ से भी हैं, फिर शैला साहब को भी। मियाँ साहब, आपको मुतमईन किया जाएगा, एंगेज करना चाहो सर, थोड़ा सा आप भी रवैये को बदले ना। सर हुकूमत हमें बिल्कुल एंगेज नहीं कर रही। पिंडी में इन्होंने हमारे साथ जो पिंडी में इन्होंने हमारे साथ किया उसको एंगेजमेंट नहीं कहते। अब कल फैसलाबाद और मियाँ वाली के अंदर जनरल पब्लिक ने बाहर आना है। इनकी सताई भी, महंगाई की सताई भी, और रोशन जहान बेगम के बच्चे, जिस औरत को इन्होंने दहशतगर्द करार दे दिया है, और पुलिस के मुश्तंडे जो है वो कह रहे हैं कि इस औरत ने हमारे साथ दहशतगर्दी की है। समाबिया ताहिर को थप्पड़ मारे हैं पुलिस वालों ने, मर्दों ने। ये हमारे साथ कोई शराफत नहीं कर रहे। 5 तारीख को लाहौर में सारा पाकिस्तान दोबारा इकट्ठे होने वाला है। जो इन्होंने मवेशी मंडियों में हमें धक्के मार मार के, कंटेनर लगा लगा के पाकिस्तान के अवाम को जलील किया, और ये जिन टैक्स फिगर्स की बात कर रहे हैं, मादरत के साथ अभी मैं टीवी देख के उठा हूं, उसमें कहा है कि इनका हदफ फिर पूरा नहीं हुआ। IMF के पैसों की ये बात कर रहे हैं कि अभी फर्दर टैक्सेस लगाएंगे और लोगों का ये गला दबा देंगे, और लोग खुदकुशियां कर रहे हैं और करेंगे। ये सिर्फ इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल का शौक रखते हैं, और ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना चाहते हैं। आपकी जमात इलेक्शन के दिनों में भी ह्यूमन राइट्स के मामले को उठाती रही है, PTI को लेके अभी भी सूरत हाल वैसे, तो कम से कम इस मामले पे मैं दोबारा कहना चाहता हूं, 30 सेकंड। इन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी जो है आइन के साथ खिलवाड़ करती रही है। शायद ये भूल गए कि 18 अमेंडमेंट हमने करके आइन को एक बहुत बेहतर शक्ल पे लाए हैं। जिस परवेज़ मुशर्रफ के ये रेफरेंडम के चीफ पोलिंग एजेंट थे, उस परवेज़ मुशर्रफ को इन कोर्ट्स ने 3 साल के लिए कहा था कि आइन के साथ जो खिलवाड़ करो, और ये उसके साथ खड़े थे। तो इफ्तिखार चौधरी के साथ लोग खड़े थे। हम बेहतर कर रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि
जो भी कहें कि जिसके नंबर पूरे हैं, लेकिन हम पॉलिटिकल पार्टी हैं और हम ये समझते हैं कि हमें सियासी जमातों से कंसेंसस करना है, हम करेंगे। ड्राफ्ट तो कोई फाइनल होना तो जैसे ही होगा, बाकी ये जो भी बयानियाँ बनाते रहे, हमें इससे मसला नहीं है। हमें सिर्फ ये मालूम है कि आज फ्लड गेट जो आपने खोला था कि वज़ीर आज़म की बेटी को भी कैद होगी, उसके कमरे में भी रात को घुसा जाएगा, और सीनियर सिटीजन है फरियाल साहिबा, उनको भी घसीट के ले जाया जाएगा, और वो आसिफ अली जरदारी का केस सिंध में नहीं चलने दिया जाएगा। आज वो आप काट रहे, तो अपना किया उनके सामने आ रहा है बकौल आपके। नाज़रीन, इसी के साथ आज का शो ख़त्म करते हैं। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।